हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो ऑल्टरनेटिव नाम है, इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम ये डिटरमिन करने के लिए कि कंपनी के पास इस वक्त इक्विटी भी इशू हुई हुई है, कंपनी के पास करंटली जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स भी हैं, कंपनी के पास करंटली लोन नोट्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके कंपनी का क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली वो डिस्काउंट रेट है जिसको आप यूज करके नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न which is used to calculate net present value of the project। अब इस चैप्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। इस चैप्टर में कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें और दूसरे हमारे पास आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तीसरा हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, फिर कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ओवरव्यू ऑफ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है विद द इंटेंशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, with the intention to maximize net present value। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने अभी आपसे स्टार्ट में कहा कि कम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब चीज़ें कंबाइन हो करके हम जो बनाते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको किस पर्पस के लिए यूज करना है, फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए यूज करना है। और उसका एम क्या है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसका एम होगा। आगे हमारे पास इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स में हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द रिलेटिव रिस्क रिलेशनशिप एंड द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। रिस्क और रिटर्न का क्या रिलेशनशिप है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या कैसे कहते हैं, कैसे डिटरमिन होनी है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है और ये किस तरह से डिटरमिन होगा। डिस्क्राइब द क्रेडिटर्स हायरार्की। क्रेडिटर्स हायरार्की मींस कि जिन लोगों से हमने कर्जा लिया हुआ है वो कौन कौन लोग हैं और उसकी हायरार्की हम कैसे डिटरमिन करेंगे। एंड इट्स कनेक्शन विद द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। मीन्स ये कि हमने बैंक से कर्जा लिया है, हमने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए हैं, सपोज हमने लोन नोट्स पब्लिक को इशू किए हुए हैं, हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, इसके अलावा कोई अनसिक्योर्ड लोन है। और इन सब ये जो सब सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस हैं, ये सब क्रेडिटर्स हायरार्की में किस तरह से फॉल करते हैं। अप्लाई द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए एक जो अप्रोच यूज की जाती है उसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कहते हैं, और उसकी हमने वीकनेसेस डिस्कस करनी है। Explain and discuss systematic and unsystematic risk and the relationship between portfolio theory and CAPM। सिस्टम और अनसिस्टमैटिक रिस्क डिस्कस करेंगे और उसका रिलेशनशिप पोर्टफोलियो थ्योरी में क्या है और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में क्या है। Apply the CAPM to calculate the cost of equity and describe and explain the assumptions and components of CAPM। हमने apply the CAPM to calculate the cost of equity। CAPM apply करेंगे, cost of equity calculate करने के लिए एक concept यूज होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और दूसरा concept यूज होता है CAPM। और and describe and explain the assumptions and components of CAPM। अब हमने कैपम को डिस्क्राइब करना है और उसकी अजम्पशंस जो हैं वो हमने बतानी होंगी। फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेन एंड डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपम। कि ये क्या होंगी जी, कि आपके पास कैपम के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके बाद है कैलकुलेट दी
cost of capital and range of कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग इररिडीमेबल डेट। कुछ कर्जे ऐसे हैं या लोन नोट्स ऐसे हैं जो कि हमने इशू कर दिए हैं, हम पब्लिक से कह देते हैं या लोन नोट होल्डर से या बॉन्ड होल्डर से कि ये हम वापस नहीं खरीदेंगे, तो वो इररिडीमेबल है। रिडीमेबल जिसमें टाइम पीरियड पहले से डिफाइन कर दिया है, सपोज 7 साल के बाद हम बॉन्ड्स वापस खरीद लेंगे। इसी तरह से कन्वर्टेबल जिसमें हमने पहले से कम्युनिकेट कर दिया है कि इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर में एक सर्टेन टाइम के बाद, और उन्हें बता भी देते हैं कि कितने शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद है जी प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको हम प्रेफरेंस देते हैं ओवर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। बैंक डेट का मतलब है कि आपने बैंक से कर्जा लिया है जो कि किसी स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकता, वो आपने बैंक को उसके पैसे वापस करने हैं, और उसके ऊपर जो आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने पे करना है। इसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं आती। जबकि ये जो बाकी हमने कहा है कि रिडीमेबल डेट, कन्वर्टेबल डेट, इररिडीमेबल डेट, इन सब के कॉस्ट ऑफ डेट चेंज हो सकते हैं इनकी मार्केट वैल्यूज चेंज होने की वजह से। डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्टिंग्विश बताना है। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेटिंग्स। हमने ये बताना है जी कि वैट कैलकुलेट करना है जिसमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यूज यूज की जाती हैं। बुक वैल्यू यूज करेंगे तो वैट का क्या आंसर आएगा, और अगर मार्केट वैल्यू यूज करेंगे तो क्या आंसर होगा। Next one is this chapter examines the concept of cost of capital। जो मेन कोर एरिया है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही कैलकुलेट करना है और उसका फार्मूला यूज करना है। ऑल दो कि इसका फार्मूला एग्जाम में भी आपको प्रोवाइडेड होगा। which can be used as a discount rate in evaluating investment in process। जो मैंने आपसे कहा कि इसको हम यूज करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एग्जाम। आप इससे आम तौर पे सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम डे वाले दिन दो पेपर्स तो मिनिमम आएंगे और तीन आते होते हैं बाज मरतबा, तो अगर दो पेपर आ रहे हैं तो मे बी पॉसिबल कि दोनों में ही सेक्शन सी में 20-20 नंबर का सवाल आ जाए, या किसी एक में 20 नंबर का सवाल वर्किंग कैपिटल से आए और किसी दूसरे में 20 नंबर का सवाल यहाँ से आ जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस पेपर में वर्किंग कैपिटल से 20 नंबर का सवाल सेक्शन सी में आएगा, वहां पर सेक्शन बी में फिर 10 नंबर का वैप का क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछ लेगा या यूजुअली पूछता है। Cost of equity using the dividend valuation model, cost of equity using CAPM, cost of capital for a range of debt instruments जो हमने बता दिया, range of debt instruments, redeemable, irredeemable, convertible, weighted average cost of capital arising from mix of capital sources, mix of capital sources जो मैंने पहले ही स्टार्ट में ही आपसे बात की, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म लोन्स जिसमें बैंक लोन और लोन नोट्स या बॉन्ड्स सब आ जाते होते हैं। आगे आता है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरव्यू। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय व्हाट रिटर्न द सप्लायर ऑफ कैपिटल डिमांड्स। दिस डिपेंड्स ऑन नंबर वन, risk free rate, what an investor could get by investing in government stock। रिस्क फ्री रेट का मतलब ये होता है कि आप जाके बैंक में पैसे जमा करा दें और उन पैसों के बदले में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो रिस्क फ्री रेट होगा। या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लें और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एक रिस्क फ्री रेट होगा। अब प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क, अब जब आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का रिस्क लेना चाहते हैं, तो रिस्क की वजह से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, और रिस्क फ्री रेट से ज़्यादा ही पैसे जो रिटर्न आपको मिलेगा बेसिकली वही आपके लिए क्या है, प्रीमियम है।
बिजनेस कैन फेल और लूज मार्केट शेयर। जब रिस्क बियर कर रहे हैं तो रिस्क में सक्सेस भी है और रिस्क में फेलियर भी है। दैट इसलिए मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर रिटर्न रिक्वायर्ड। अब जब हम रिस्क ले रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इस रिस्क फ्री रेट में प्रीमियम ऐड करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताई जाए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। अब प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क डिटरमिन करने का प्रीमियम। इफ अ बिजनेस बोरोज borrowers receive interest and repayment before shareholders get reward। borrowers receive interest। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले जिस चीज को माइनस किया जाता है वो इंटरेस्ट है। तो वो लोग जिन्होंने हमें कर्जा दिया हुआ है, बेशक उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो, लॉन्ग टर्म लोन दिया हो या लोन नोट्स प्रोवाइड किए हों, उनको इंटरेस्ट पहले दिया जाएगा। उनको इंटरेस्ट पे करने के बाद जो है वो हमारे पास बच जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से पे किया जाएगा टैक्स। टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से फिर पे किया जाएगा हम हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करने के बाद फिर हम क्या करेंगे जी, फिर हम जो पे करते होते हैं अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। तो इनको जो है दे विल रिसीव इंटरेस्ट बिफोर बिफोर और रीपेमेंट। ऑर्डरी शेयर के केस में कोई रीपेमेंट नहीं होती। कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, अब वो शेयर्स के आप ओनर बन गए हैं, आपके पास वोटिंग राइट आ गया है, आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर देगी। अगर आप कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग नहीं रखना चाहते तो आप इन शेयर्स को बेच सकते हैं। कंपनी शेयर वापस नहीं खरीदती। कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी शेयर का इशू करते वक्त ये नहीं कहती कि हम 5 साल बाद शेयर खरीद लेंगे। मे बी पॉसिबल 8 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी 25 साल बाद किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी के पास सरप्लस कैश इतना हो कि और कंपनी एज्यूम करे कि ये शेयर होल्डर्स अब हमारे लिए बर्डन बन गए हैं, इनका डिविडेंड बर्डन है, तो फिर वो शायद कुछ शेयर रीपरचेज कर ले। अदरवाइज शेयर के रिडम्पशन होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मोर बोरोइंग इज इक्वल टू मोर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जितने ज्यादा आपका कर्जा होता जाएगा उतना रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा कर्जा होता जाएगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। उस फाइनेंशियल रिस्क को कंपनसेट करने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस ऑल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसे कहते हैं टोटल रिवॉर्ड रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स में सब लोग ही आ जाते हैं जो किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको जो हमसे टोटल रिवॉर्ड, जो शुरू में मैंने कहा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उसे आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना रिटर्न कंपनी के प्रोजेक्ट को कमाना चाहिए। आगे हमारे पास आता है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरव्यू। सप्लायर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल बियर मोस्ट रिस्क। जो इक्विटी कैपिटल के सप्लायर हैं, मीन्स जिनको आप कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि वो कंपनी के ऑनर्स हैं। वो रिटर्न भी सबसे ज़्यादा कमाते हैं। उनका डिविडेंड फिक्स नहीं है, लेकिन कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है और हर साल प्रॉफिट ग्रो कर रहा है तो उनका डिविडेंड ग्रो करेगा। और उनका डिविडेंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोपोर्शन से शायद 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। तो अगर वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड अंटिल इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर पेड। जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बात बताई कि डिविडेंड, ऑर्डनरी डिविडेंड तो पे ही एंड पे किया जाएगा क्योंकि वो कंपनी का मालिक है। तो मालिक को प्रॉफिट का शेयर सबसे पहले नहीं दिया जाता। पहले कंपनी के एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, फिर जिससे कर्जा लिया उसको इंटरेस्ट वापस किया जाता है, उसका लोन रीपे किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दिया जाएगा और एंड पे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा उसी में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने शेयर्स का और उसी में से रिटेन्ड अर्निंग्स रखी जाएंगी। इवन देन डिविडेंड्स आर नॉट गारंटीड। डिविडेंड कभी भी गारंटीड नहीं होता। गारंटीड जो चीज हो जाती है फिर वो फिक्स्ड इनकम होती है, और फिक्स्ड इनकम का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द डिविडेंड।
फिक्स इनकम होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, फिक्स इनकम होती है लोन नोट्स प्रोवाइडर की, फिक्स इनकम होती है बैंक लोन देने वाले की। कंपनी के ऑनर की कभी फिक्स इनकम नहीं हो सकती। कंपनी के ऑनर का तो इनकम है प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑनर की इनकम बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट कम होगा तो ऑनर की इनकम कम होती जा रही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द लास्ट टू बी पेड इफ कंपनी इज बाउंड अप। डेफिनेटली वही वो कंपनी के ऑनर्स हैं। तो जब कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाएगी, कंपनी अगर बंद हो जाएगी, तो उस सूरत में भी उनकी जो टर्न है वो सबसे आखिर में ही आएगी और उनको सबसे एंड में ही पैसे दिए जाएंगे। उनको कभी भी पहले पैसे नहीं दिए जा सकते या दिए जाएंगे। सबसे पहले जिनसे कर्जा लिया है उनके पैसे वापस किए जाएंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को उनके पैसे मिलेंगे। फिर जो बाकी अगर कोई एसेट शेयर गए तो उसे कैश में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन से। However, equity shareholders will make large capital gains if the company is successful. अगर कंपनी सक्सेसफुल होगी तो हर साल वो डिविडेंड भी बढ़ेगा, वो डिविडेंड का बेनिफिट भी इंजॉय कर रहे हैं, उनको शायद बोनस शेयर भी मिल रहे हैं। बोनस शेयर मिल रहे हैं तो वो उसको मार्केट में बेचकर मार्केट प्राइस पे भी अपने लिए डिविडेंड कमा सकते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ अ कैपिटल गेन भी है उनके लिए। और बीइंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उनको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो राइट इश्यूज का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कंपनी नए शेयर इशू करने जा रही है तो कंपनी उनको ही ऑफर करेगी कि आप हमसे नए शेयर खरीद लें, कम पैसों पे खरीद लें। कंपनी 15%, 20%, 25% डिस्काउंट दे रही है। तो ये सब भी गेन्स जो हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ही मिलते हैं, किसी और को नहीं मिलते, क्योंकि ऑनर ऑफ द कंपनी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ही है। सक्सेस इज इक्वल टू अ राइज इन द शेयर प्राइस। कंपनी की सक्सेस यही है कि उसके शेयर होल्डर ने जब शेयर खरीदा था, फर्ज करें साल के शुरू में, उसमें और जब साल का एंड हो रहा है तो शेयर प्राइस में एक इंक्रीज आ चुका हुआ है। और ये इंक्रीज क्या है? ये इंक्रीज कैपिटल गेन है। इसके बाद आ गया जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सप्लायर ऑफ डेट कैपिटल यूजुअली सफर relatively little risk। सप्लायर ऑफ डेट कैपिटल यूजुअली सफर relatively little risk। जिन लोगों ने भी कर्जा दिया है वो कम रिस्क बियर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो कर्जे के अगेंस्ट कोई ना कोई नॉन करंट एसेट मोर्टगेज करवा लेते हैं, प्लेज करवा लेते हैं। इन केस अगर कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई, इन केस कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई, तो वो अपने पैसे जो है वो रिकवर कर लेंगे उस नॉन करंट एसेट को बेचकर। दूसरा, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रखवाते हैं और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी की लाइबिलिटी है उनको पे करना। ये गारंटीड है कि उनको एक सर्टेन परसेंटेज दी जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, उनको बेनिफिट को फिक्स कर देती हैं और रिस्क को कम कर देती हैं। इंटरेस्ट विल बी पेड इफ पॉसिबल, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अदरवाइज द डेट होल्डर विल कॉल इन अ रिसीवर। कॉल इन अ रिसीवर का मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक कंपनी अपने पास एक रख लेती है कॉल ऑफ राइट, जिसका मतलब ये है कि कंपनी किसी भी वक्त अपने शेयर्स कॉल कर सकती है। लेकिन यूजुअली इंटरेस्ट जो है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, फिक्स होता है, जो कि वो पे करेंगे ही करेंगे। इवन अगर वो कॉल का ऑप्शन रख भी रहे हैं कंपनी कि हम किसी भी वक्त अपने बॉन्ड्स को मेच्योरिटी डेट से पहले भी कॉल कर सकते हैं, बट फिर भी उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज ऑफन अ फिक्स परसेंटेज, ये आम तौर पे फिक्स परसेंटेज है ऑफ द अमाउंट बोरोड, एंड रिटर्न्स आर स्टेबल फॉर द लेंडर। और जिसने बॉन्ड खरीदा है, जिसने कंपनी को कर्जा प्रोवाइड किया है बैंक लोन की शेप में, उसका रिटर्न जो है वो स्टेबल है या फिक्स है। डेट इज ऑफन सिक्योर्ड ऑन कंपनी एसेट, जो मैंने आपको कहा कि नॉन करंट एसेट के अगेंस्ट कर्जा मिलेगा, नॉन करंट एसेट मोर्टगेज करवाना पड़ेगा या प्लेज करवाना पड़ेगा। Creditors are paid before shareholders should the company be wound up। और जब कंपनी वाइंड अप होगी तो इनको शेयर होल्डर से पहले पैसे मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने नॉन करंट एसेट प्लेज करवाया है। ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे, ये कंपनी की ग्रोथ को या उसके प्रॉफिट की ग्रोथ को एंजॉय नहीं कर रहे थे।
अगर कंपनी का कोई प्रॉफिट ग्रो भी कर रहा था तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स था, इनको वही मिल रहा था। जब कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका फिक्स था। इसलिए कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो उस टाइम पे भी इनको जो पैसे हैं वो सबसे पहले वापस किए जाएंगे। However, lenders will not enjoy capital gains if the company is very successful. जो मैंने अभी आपसे कहा कि जब कंपनी ग्रो कर रही थी तो तब भी इनको कोई इंसेंटिव नहीं मिला था। इसलिए ये जब कंपनी वाउंड अप होगी तो तब भी ये किसी किस्म का कोई लॉस बियर नहीं करेंगे। ये अपने पैसे सबसे पहले रिकवर कर रहे होंगे। इसके बाद आता है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल overview 4, the relative cost and risk of different types of capital are creditors with a fixed rate, fixed charge। कुछ लोग होते हैं या काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि कर्जा प्रोवाइड करते हैं लेकिन फिक्स इंटरेस्ट लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि अनसिक्योर्ड होंगे, उनके कर्जे के पीछे कोई नॉन करंट एसेट प्लेज नहीं करवाया गया है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में और एंड पे ऑर्डनरी शेयर में। अब ये जो क्रेडिटर्स हायरार्की है बेसिकली ये बताती है कि जिसने जितना ज्यादा रिस्क लिया है उसका रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने सबसे ज्यादा रिस्क लिया है तो उसका रिटर्न भी हाईएस्ट होगा, और फिक्स चार्ज वाले ने सबसे कम जो इंटरेस्ट लिया है या सबसे कम रिस्क लिया है तो उसका रिटर्न भी सबसे कम होगा। तो हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, लो रिस्क एंड लो रिटर्न वाला मामला होगा कि लोअर रिस्क है तो लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या लोअर कॉस्ट ऑफ डेट है। हायर रिस्क है तो फिर हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ये बेसिकली क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास एक क्रेडिटर्स हायरार्की है। इन एडिशन, डेट इंटरेस्ट एंजॉय टैक्स रिलीफ। जब आप कर्जा लेते हैं तो उसके ऊपर आपने जो इंटरेस्ट देना है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और ये मैंने पहले भी पिछले चैप्टर में ही बताया था कि टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है। इंटरेस्ट की कॉस्ट हम पहले पे करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड को बाद में पे करते हैं। तो इंटरेस्ट पहले पे किया जा रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि हमें इसमें रिलीफ मिल रहा है और हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कम हो गया है, हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन डिविडेंड क्योंकि टैक्स के बाद पे किया जाता है इसलिए उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिड्यूसिंग इस कॉस्ट इवन फर्दर टू दी बोरोअर। और इसका फायदा क्या हो जाएगा कि हमारी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मीन ये कि जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम पे कर रहे हैं वो हम कम पे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कि अगर कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और कंपनी का टैक्स 30% है तो 1 - 0.3, इसका मतलब ये है कि इफेक्टिवली आप 7% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जबकि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। तो ये बेसिकली क्रेडिटर्स हायरार्की है कि जिसका फिक्स चार्ज उसका लो रिस्क है, उसका लो रिटर्न है। जिसका कोई फिक्स चार्ज नहीं है उसका हाईएस्ट रिस्क है तो हाईएस्ट रिटर्न है। और जो फिक्स चार्ज लेता है कंपनी को उसके अगेंस्ट फायदा ये होता है कि कंपनी टैक्स बेनिफिट देती है। इसके साथ तो कमिट 10% इंटरेस्ट ही कर रही है, इसको 10% ही दे रही है, लेकिन उसमें से 30% टैक्स बेनिफिट लेकर नेट कॉस्ट जो कंपनी के लिए बियर करनी पड़ रही है वो 7% है। इस 7% का ताल्लुक बॉन्ड होल्डर से नहीं है, बॉन्ड होल्डर को उसके 10% ही मिलेंगे। ये 30% हम टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं टैक्स अथॉरिटीज से, इसलिए हमें जो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो 7% की पे करनी पड़ रही है।